तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरी फेमस इंडियन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ये हिस्ट्री भी इन लोगों की जाननी चाहिए। आर्यभट्ट जो है ये 15th सेंचुरी की बात है, जब इन्होंने जो है कि स्टडी किया था। ये क्या कहते हैं आपको, टेरेस्ट्रियल बॉडी का, यानी कि जो जितने भी प्ले बॉडी है, जैसे कि मून है, स्टार है, इन सारे के एस्ट्रो, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर है ये। एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई, इंडियन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर है ये इन्होंने, ये 15th सेंचुरी की बात है। 15th सेंचुरी की बात है। इन्होंने अपना एक बुक भी लिखा था जिसको आर्य भाटिया कहते हैं। आर्य भाटिया कहा जाता है। जो बुक इन्होंने लिखा था ये रिटन बाय आर्यभट्ट है, और इस बुक का नाम था आर्य भट्टिया। इन्होंने क्या किया था कि अर्थ के बारे में ये बोला था, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इन्होंने ये बात लिखी थी, अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है, एक्सिस के अबाउट। दूसरे भी सेलेस्टियल बॉडी का जो है, सेलेस्टियल बॉडी है, बॉडीज का भी इन्होंने स्टडी वगैरह किया था, और जो है इसके बारे में भी अपने बुक में इन्होंने लिखा था। लेकिन उनके 1000 years के बाद एक ये जो 5th सेंचुरी एडी है, ये 5th सेंचुरी एडी है की बात है। इसके बाद जो, उसके बाद क्या हुआ कि ये बात है 1546 से 1601 के बीच का, 1546 टू 1601। इस समय ये टाइको ब्राहे नाम के एक साइंटिस्ट हुए, बहुत ही ब्रिलियंट। टाइको ब्राहे, जिनका हम लॉ पढ़ेंगे अभी आगे चल के। टाइको ब्राहे जो है, ये इनका जो है ये 1446 में बर्न हुए, और 1601 में ये डाई हो गए। ये थे, और इनके साथ एक और थे, केपलर थे, जिनका नाम, पूरा नाम है जोहानेस केपलर। ये जो है 1571 में ये थे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1571 टू 1630। ये दो साइंटिस्ट जो है, मतलब कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, जो है कि ग्रेविटेशन के स्टडी में, और इनफैक्ट सेलेस्टियल बॉडी के स्टडी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्हीं दोनों का लॉ जो है चल रहा था कि उसके बाद न्यूटन आए, जिसकी बात बात में होगी। तो इन्होंने क्या किया, स्टडी किया प्लेनेटरी मोशन का। ये दोनों ने मिल करके क्या किया, इन्होंने स्टडी किया प्लेनेटरी मोशन का। प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन का इन्होंने स्टडी किया, दोनों ने मिल करके। और इनके स्टडी किया उसके बाद क्या किया, इन्होंने 3 तरह के लॉ फॉर्मुलेट किए। आफ्टर ए स्टडी ऑफ द प्लेनेटरी मोशन, दे गिव्स 3 लॉज
लॉज समझिएगा, लॉज जो होता है वो ऐसा चीज होता है जो सबसे ऑथेंटिक चीज कोई चीज माना जाता है तो वो लॉ होता है। जैसे थ्योरम होता है वो अलग चीज है, थ्योरम अंडर द सर्टेन कंडीशन होता है। लॉ जो है यूनिवर्सल ट्रूथ पे बेस्ड होता है, वो बिल्कुल यूनिवर्सली ट्रूथ होता है। जैसे आपने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा होगा, वो एक हाइपोथेसिस है कि इतना होता होगा 6.023 इंटू 10⁻23। उसको किसी ने काउंट नहीं किया है, वो उस वैल्यू को लेके पुट किया गया, तो इसीलिए उसको हाइपोथेसिस कहा गया कि ये वैल्यू आप इसको मान के कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका कैलकुलेशन वगैरह। लेकिन लॉ जो है 100% एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होता है, तब ये जाके लॉ बनता है। तो पहला बात इन्होंने ये कहा, इन्होंने पहला बात इन्होंने ये कहा, एक सेकेंड जरा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जो एक्सेलरेशन होगा, पहला तो ये था कि दो बॉडी जो है आपका, ये पॉइंट मासेज, इसको अगर हम ट्रीट करें, ये पॉइंट मास है, दूसरा पॉइंट मास है, ये m1 है, ये m2 है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको जो है मान लिया जाए कि ये इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक r है, सपोज करते हैं ये r है। तो इसमें जो है जो फोर्स लगेगा, force is proportional to product of the masses and inversely proportional to a square of the distance between their center। इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ये प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to distance between their centers, इसके सेंटर के बीच। और दिस फोर्स, यहाँ भी एक कांस्टेंट डाला गया, दिस इज कॉल्ड g m1 m2 by r square। here g is universal gravitational constant, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब होता है, यानी कि इस g का वैल्यू कहीं भी मेजर करेंगे एक ही होगा, यानी अर्थ पे मेजर करें तो, मून पे चले जाएं तो g का वैल्यू जो है ये चेंज नहीं करता है। ये बहुत बड़ी चीज है कि ये इतना बड़ा स्टडी करके बता देना कि ये g का वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगा। इसका यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इधर से ये जाके आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई के जी स्क्वायर, के जी इंटू के जी स्क्वायर हो जाएगा। तो जी का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ जी, ये क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के जी पर के जी स्क्वायर, ये हो गया के जी डिवाइडेड बाई के जी का। तो इसका यूनिट ये हो गया, और इसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके भी न्यूटन साहब ने दिया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर है। ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स, ये क्या होता है, ऑलवेज एट्रैक्टिव, ये हमेशा एट्रैक्टिव होगा, ये रिपल्सिव कभी भी नहीं होता है। ग्रेविटेशन का फोर्स यानी कि एक तो हुआ कि ये क्या होगा, एट्रैक्टिव होगा, कभी भी ये रिपल्सिव नहीं होता है, हमेशा जो है एट्रैक्टिव होगा। दूसरा क्या है कि ये ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है, मास पे। ये जो लिखा F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा, उसके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ मान लो दो बॉडी है, यहाँ पे रखा हुआ है m1 m2 है, और इसके बीच में तीसरा बॉडी एक अगर हम और रख देते हैं, मान लो कैपिटल M रख देते हैं, तो इसको अगर मिला दिया जाए ऐसे, तो m1 एंड m2 के बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फोर्स आपका m1 और m2 के बीच एक्ट कर रहा है, वो फोर्स इस m, कैपिटल M के बीच में आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा था
उतना ही लगेगा, चाहे इसके बीच में कुछ भी आ जाए, पहाड़ आ जाए, दीवार आ जाए, कुछ भी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी वो फोर्स उतना ही लगेगा, कोई फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस फोर्स विल रिमेन सेम वेदर एनी ऑब्जेक्ट इज कमिंग इन बिटवीन हियर और देयर, और कहीं भी अगर रख दिया जाएगा तो उसके फोर्स पे इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, वो उतना ही रहेगा। ये इससे एक बात ये भी समझ में आती है। इसके बाद फिर क्या है कि इसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन की हम बात करेंगे फोर्स, ये मान लिया जाए हमारे पास एक है बॉडी, ये m1 है एंड ये है m2 है। इसको जो है कि इस तरह से मिला दिया। अब ये वाला जो बॉडी है m2 इस m1 को अट्रैक्ट करेगा, तो m2 जो इस पे फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। दिस इज कॉल्ड F21 मीन्स फोर्स ऑन वन, यानी कि मास वन, फोर्स ऑन मास वन ड्यू टू मास m2, मास m1 ड्यू टू मास m2। यानी m2 जो m1 पे फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। उसी तरह से m1 जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, एंड इसको F12 लिखते हैं। F12 इक्वल टू फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू मास m1। ये डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन में ही कंफ्यूजन होता है कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालें। किसी जगह निकालने के लिए रिजल्टेंट फोर्स हमसे पूछा जा सकता है, तो ये डायरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको। और इसका जो है, इस लॉ को ये जो लॉ कह रहे हैं तो इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी कहा जाता है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, या दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। तो इसको जो है, ये लॉ जो है हर जगह वैलिड है, यानी कि ये कहीं भी जाएंगे तो हमको ये लॉ वैलिड है। यानी कि फोर्स जो रहेगा, चाहे अगर यहाँ मास मान लेते हैं कि ये मून का है और ये मास ऑफ अर्थ है, इसके बीच भी जो ये डिस्टेंस आर है इसमें, देन फोर्स विल बी जी मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज वैलिड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली स्मॉल बिग, और कैसा भी ऑब्जेक्ट हो इन दोनों के बीच मास है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस दोनों के बीच लगेगा। अब इसी पर बेसिस करके एक सिंपल सा हम क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, फिर आगे जो है देखते हैं इसके। ये क्वेश्चन हम आपको शेयर करते हैं। Two particles of masses 1 kg and 2 kg are placed at separation 50 centimeter, assuming that only forces acting on the particle are their mutual gravitational. Find the initial acceleration of the particles. देखो ये इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है इस पार्टिकल का। पार्टिकल्स का क्या मतलब है कि दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। ये देखिए आपको ऐसे है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक है 1 kg का, दूसरा है 2 kg का। ये रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे, आपको 50 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। और इसको क्या है कि एक्टिंग म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें एक्ट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लिख सकते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप बेटा रख करके जरा कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे कितना आता है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 1 इंटू 2, एक मास 1 kg का है, दूसरा 2 kg का है, और डिस्टेंस जो है 50 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कर देंगे, 0.5 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आप खाली निकाल लीजिए ये फोर्स कितना न्यूटन आता है, ये सॉल्व करके बता दीजिए। तो इसको जरा सॉल्व करिए तो कितना आता है के
इसका वैल्यू आ गया आपको 53.3 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन हो गया। तो स्टैंडर्ड मेथड ये है लिखने का कि फोर्स को आप ऐसा लिखिए 5.33 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। दोनों एक ही है, इतना भी लिखेंगे, ये भी ठीक है, ये भी लिखिए। अब ये फोर्स किस पे लग रहा है? इस फोर्स से इसको भी खींचा जा रहा है और उतना ही फोर्स से इसको भी अट्रैक्ट किया जा रहा है। यहां मेन पॉइंट है। द सेम फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स निकल के आया F इक्वल टू 5.33, उतना फोर्स इस 2 kg पे भी लगेगा और उतना ही फोर्स 1 kg पे भी लगेगा फोर्स। तो इसको जो है, ये दोनों फोर्स क्या है कि सेम है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो ये दोनों फोर्स क्या होगा? इक्वल और अपोजिट होगा। जब दोनों फोर्स सेम लग रहा है तो पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन बता दीजिए और इसका एक्सेलरेशन बता दीजिए। इसका एक्सेलरेशन a1 मान लीजिए, इसका एक्सेलरेशन a2। तो a1 क्या हो जाएगा कि f बाई इसका मास को अगर हम m1 ये कर देते हैं तो देन इट विल बी f बाई m1। और इसका एक्सेलरेशन अगर हम a2 की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू f बाई m2। एंड m1 इज नोन, m2 इज नोन, दोनों पता है। तो यहां इस वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा? f तो नोन है, 5.33 इंटू 10⁻⁻11, नहीं सॉरी -10 डिवाइडेड बाई 1। m तो 1 है, तो ये इतना ही इसका एक्सेलरेशन रह जाएगा इस वाले बॉडी का, 5.33 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी m1। उसी तरह से दूसरे बॉडी का एक्सेलरेशन देख लीजिए। दूसरे बॉडी का एक्सेलरेशन लिखेंगे 5.33 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 है, m इसका 2 है। तो ये आपका हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है बट एक्सेलरेशन दोनों का अलग है। एक्सेलरेशन जो है उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन देख लीजिए कम है। तो फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है बट एक्सेलरेशन इज डिफरेंट, दोनों का एक्सेलरेशन इसमें अलग अलग है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल था बट इसमें भी बहुत सारे एक्सेलरेशन वगैरह भी था, फोर्स भी निकालना था, ये सारी चीजें इसमें थी। ये न्यूटन्स का जो है ग्रेविटेशन का लॉ है, जो कि न्यूटन्स क्या, ये क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका एडिशन वगैरह भी जो भी हम आगे अभी करेंगे वो सब वेक्टर के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये वेक्टर है। अब आगे आ जाइए, अब हम एक टर्म की बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका क्या मीनिंग है? देखिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो है चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 8 था, उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑफ अ सिस्टम करेस्पॉन्ड्स टू कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी जो है कि ऑलरेडी चैप्टर 5 में हम पढ़े थे, ऑलरेडी डिस्कस्ड। और वो क्या था कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम corresponding to a conservative force
कंजर्वेटिव फोर्स is defined as, ये डिफाइन किया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का भी एक्सप्लेनेशन दिए थे। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा था? जैसे कि ग्रेविटेशन का फोर्स था, आपका कूलम्स का फोर्स था, आपका जो है कि क्या कहा जाता है, स्प्रिंग के में जो था फोर्स था वो था, यानी कि राउंड ट्रिप में जिस फोर्स के थ्रू वर्क डन, यानी जहां यहां से चला यहां आया और वर्क डन 0 हो जाता था जिस फोर्स के थ्रू, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स कहते थे। फ्रिक्शन वाला फोर्स था, दैट वाज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था। तो इसमें कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो डिफाइन किया गया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल वाज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम आई टू एफ डॉट डी आर था। यही आपका डिफिनेशन है। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, आई स्टैंड फॉर इनिशियल, तो ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यानी अगर कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क होता है, इस तरह से आप जाते हैं, यहाँ पोजीशन आपका इनिशियल था या फाइनल पोजीशन एफ पे जाते हैं, और इस कंडीशन में फोर्स जो है एफ लगता है और ये डिस्प्लेसमेंट डी आर होता है इस डायरेक्शन में, तो इसको इंटीग्रेट करके ये वर्क निकाला जाता है आई से एफ तक, विथ निगेटिव साइन लगा देंगे तो यही इसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। इसमें अभी हमको पोटेंशियल एनर्जी का बहुत सारा कंसेप्ट आएगा। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, उसका जो है कि जैसे कि ये होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म रिंग का निकालना होगा, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस निकालना होगा। होलो स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि हम किसी एक्सियल लाइन पे निकालेंगे, या इनसाइड निकालेंगे, आउटसाइड निकालेंगे, ऑन द बाउंड्री निकालेंगे, वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन विल बी देयर। लेकिन ये सब में ये कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े थे चैप्टर 8 में, उसको एक बार से फिर से माइंड में सेट करना जरूरी है इन चीजों को समझने के लिए। तो इसको देख के देखिए अब आगे हम इसको कैसे एनालिसिस करते हैं। अब इसमें क्या है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस। ये एफ क्या था, इंटरनल फोर्स था, इसको वर्ड में कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, बाय इंटरनल फोर्सेस। इसमें हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट किया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ पार्टिकल सिस्टम व्हेन पार्टिकल वाज रेज्ड थ्रू ए हाइट, जब हम पार्टिकल को किसी हाइट, यहाँ से ये एक पार्टिकल एम रखा हुआ है, इसको एच हाइट तक जब हम रेज करते हैं तो ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आया था यू एफ, ये देखिएगा यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू एम जी एच हुआ था। देखो इसको एक लाइन में और समझाते हैं क्या मीनिंग है। यहां आप देखिए कि ये हमारा पार्टिकल एम है, इसको ये एम है, एम कोई पार्टिकल है, यहाँ पे ये अर्थ पे ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी, या ग्राउंड नहीं है, ये मान लीजिए यहाँ से हम रेफरेंस लाइन ले लिए, ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हम मेजर करते हैं। तो यहाँ से देखें कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इस समय यू आई है, फिर इसको हम उठा के ले गए, इसको एच हाइट पे ले गए। जब एच हाइट आ गया तो फाइनल पोटेंशियल, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को यूएफ से लिख दिए। तो ये फाइनल और माइनस इनिशियल, इस दोनों का जो चेंज होगा वो वर्क डन, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। देखो निगेटिव ऑफ वर्क डन का क्या मीनिंग है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव साइन अच्छे से समझना जरूरी है।
जब ये इधर जाएगा बॉडी, तो वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी किधर फोर्स लगाएगा इसको? नीचे की तरफ mg। ये जा किधर रहा है? हाइट हम यहां से यहां तक मेजर कर रहे हैं, हाइट ऊपर पॉजिटिव है, ये निगेटिव इधर है, तो ये निगेटिव ऑफ mg इंटू कर देंगे h, निगेटिव ऑफ mg, और यहां एक निगेटिव लगा देंगे, तो ये दोनों मिल करके ये जो डेफिनेशन है, निगेटिव मल्टीप्लाइड बाई f इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स, और इंटू डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक क्या हुआ? h हुआ, तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो गया, इसीलिए यहाँ पे mgh लिखा हुआ है। क्या मीनिंग हुआ? फिजिकल मीनिंग इसका ये हुआ कि जब एक बॉडी को आप यहां से उठा के यहां ले जाते हैं, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ, यानी ये पॉजिटिव हुआ, यानी अब इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाइयर हो गया है, बढ़ गया है पोटेंशियल एनर्जी। हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। ये सारे रिलेशंस जो है हम लोग देखे हुए हैं पहले से। अब इस ग्रेविटेशन में इसका क्या एप्लीकेशन है, इस पे हम बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है हमको, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। इसके लिए एक डायग्राम लेते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई एक मास है जिसको हमने m से डिनोट किया है। मान लीजिए ये आपका m1 है, ये m1 है, और एक मास जो है बहुत दूर है, जिसको हम यहाँ पे मान लीजिए एक मास हम लेते हैं, ये m2 है। यहाँ पे दो मास है आपके पास। ए पॉइंट इसको मान लीजिए, ये ए पॉइंट पे आपका एक मास m1 रखा हुआ है। m1 इज द मास सिचुएटेड एट पॉइंट ए, या फिक्स्ड कर दिया गया है, ये हिलेगा नहीं, फिक्स्ड एट ए। ये ए पॉइंट पे यहाँ पे इस m1 को क्या कर दिया गया है? फिक्स्ड कर दिया गया है, फिक्स्ड है, ये हिलने वाला नहीं है। और अनदर मास मान लीजिए m2 है, ये आपका जो पोजीशन है, मान लिया फॉर द टाइम बिंग अभी यहाँ पर ये बी पॉइंट पे अभी आपको रखा हुआ है, m2 है यहाँ पे प्रेजेंटली, m2 इज एट बी, ए m1 एट ए एंड m2 एट बी पे है, ये रखा हुआ, इनिशियल कंडीशन ये दिया हुआ है। अब इसको क्या किया जाता है कि इसको m2 को यहां से उठा के इसके c जगह पे लाया जाता है। m2 इज मूव्ड फ्रॉम b टू c, b से c लाया, m2 कहां से ले जाना है? b से c तक ले जाना है m2 को। अब क्या करते हैं इसमें, अब डिस्टेंस इन दोनों के बीच, इनिशियल डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी। ये मान लीजिए यहां से यहां तक इनिशियल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का ये था r1 था, ये इनिशियल डिस्टेंस r1 था। अब इसको जब हम c पे ले गए, तो इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि ये अब हो जाता है आपको r2 हो जाता है। नाउ डिस्टेंस बिकम्स r2, यानी कि हम ले कहां से कहां तक जा रहे हैं? r1 से r2 तक मूव कर रहे हैं, इसको r1 से r2 तक मूव कर रहे हैं। तो जाने में रास्ता में ऐसा तो नहीं कि एक ही बार उठ के चला जाएगा यहाँ पे, तो कोई ऐसा एक जगह हम इसमें देखते हैं कि मान लिया कि ये डी पे आया, डी, और एक पॉइंट लेते हैं ई लेते हैं, कि डी से ई के बीच का डिस्टेंस मान लिया स्मॉल डी आर कर देते हैं। यहां से यहां तक धीरे, ये स्मॉल डिस्टेंस यहां से यहां तक ले गए, यहां से यहां तक धीरे 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 करके यहां से बहुत धीरे धीरे यहां से यहां तक ले जाते हैं, ताकि इसमें एक्सेलरेशन ना आए। इस तरह से हम ले जाते हैं। अब हमको क्या करना है, इसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हमको निकालना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें मेजर करना है। ओके, तो स्मॉल डिस्टेंस, अब ये यहां पर जो ये डी पर जब आया,
तो यहां से यहां तक डी वाला जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इस कंडीशन में ये आर डिस्टेंस था, ए से डी तक जो है आर डिस्टेंस है। अब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किए यहाँ पे, डी आर डिस्प्लेसमेंट कर दिए इसको। तो जब इस पर ये m1 जो है, ये जब मास यहां था m2 किस पे, डी पे था, तो उस कंडीशन में फोर्स जो इस पे लगेगा, फोर्स ये m1 इस पे जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन m2 बाई m1, फोर्स ऑन टू बाई m1, ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स ऑन बाई m1, ये डायरेक्शन इसका क्या होगा, डायरेक्टेड अलोंग डी ए होगा, डी से ए के तरफ होगा, क्योंकि m1 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन इसका फोर्स का इधर हो जाएगा, डीए लिखा हुआ, डीए के डायरेक्शन में हो जाएगा। एंड दिस फोर्स इज गिवन बाई एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, किधर होगा, अलोंग डीए के डायरेक्शन में हो जाएगा। अभी ये आर डिस्टेंस पे था, तो ग्रेविटेशन का लॉ लगा दिया। अब जब ग्रेविटेशन का ये लॉ लगा दिए, अब इस समय स्मॉल वर्क डन निकाल लीजिए। ये यहां से यहां तक मूव किया गया, तो छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू क्या होगा, फोर्स इंटू डी आर हो जाएगा। अच्छा, ले इधर जा रहे हैं आप, फोर्स इस पे इधर लग रहा है, ध्यान दीजिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये वर्क क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव यहां लगा देंगे। और इस एफ का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी आर विथ निगेटिव साइन। ये हमको छोटा सा वर्क निकल गया, छोटा सा वर्क। निगेटिव क्यों आ रहा है समझ रहे हैं, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये आ जाएगा डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन। अब इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई, इसको लिखते हैं डी यू से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, निगेटिव ऑफ वर्क डन ऊपर लिखे हैं, तो इस वैल्यू को यहां डाल दीजिए खाली आप, निगेटिव ऑफ वर्क डन क्या निकल के आया हमारा, ये वाला, इसमें निगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर हो गया। ये वर्क डन वाला ये जो निकला ना, ये वर्क डन, ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, निगेटिव हट गया यहाँ से। अब इसमें आप क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल निकालने के लिए। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इनिशियल डिस्टेंस कहाँ था r1, फाइनल कहाँ है r2 पे ले जाना है, इनिशियली r1 पे था, ये जा रहा है r2 पे, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आपको जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे u r2 माइनस u r1, इस चेंज को r2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और यहां लिखेंगे r1 टू r2। अब इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे, तो जी m1 m2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, r का पावर -2, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, r का पावर -2 इंटू डी आर, अभी रहने दो, r1 टू r2 हो गया। अब इसको इसको इंटीग्रेट करने पावर 1 ऐड होता है, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस जी m1 m2, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई, ये क्या होता है, उससे डिवाइड निगेटिव लगेगा यहाँ, ये माइनस ये रह जाएगा, r1 r2 हो जाएगा, और इसको जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो जी m1 m2 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया। ये मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल है, कई बार करा चुके हैं। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल रिलेशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपके माइंड में रखना है कि ये बहुत जगह हमको यूज पड़ेगा इस रिलेशन का, है ना, ये आएगा। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब अगर मान लेते हैं कि ये R2 हमारा या R1 जो है, मान लेते हैं कोई भी इसमें से ले सकते हैं, सपोज R1 इक्वल टू इंफिनिटी,
एंड R2 इक्वल टू R मान लेते हैं। माने कि एक और मास कहाँ रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे था, उसको यहां से उठा करके हम M1 के से R डिस्टेंस पे ला रहे हैं। यानी R1 जो है आपका है इन्फिनिटी, बहुत दूर है, और इसको उठा के यहां से हम R2 जो है, ये R2 आपका R के इक्वल हो जाता है, ये M2 यहां आ रहा है। तो इस वैल्यू को जब आप इसमें डालेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी R2 क्या है आपका, R2 जो है R है, तो UR हो गया, माइनस R1 क्या है, R1 जो है इन्फिनिटी है, ये जीरो नहीं है, इन्फिनिटी पे है R1, तो इन्फिनिटी इक्वल टू, अब इसमें ये सब वैल्यू डाल दो, GM1 M2 एंड यहाँ 1 बाई R1 इन्फिनिटी है, माइनस 1/R2 क्या है, R है, अब 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस GM1 M2/R हो जाएगा, ये हमारा। और इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, यही से रेफरेंस लाइन हमारा आता है कि रेफरेंस लाइन पोटेंशियल एनर्जी का कहाँ लेते हैं, इन्फिनिटी पे लेने से वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, और आर जगह पे जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो माइनस GM1 M2/R होगा। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा, ये भी रिलेशन। ओके, ठीक है, अब इतना ही हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट डे कल देखेंगे इसके आगे। सर मम्मा बोल रहे थे कि एक्चुअली ट्यूशन की फीस है ना